Welcome to all in our video classes. As you know, we are discussing urinary system or renal system. In last class, we are discuss about the nephrotic syndrome. In this class, we will discuss about the nephrolithiasis and urolithiasis. Nephrolithiasis also known as renal calculi. ठीक है, तो बात करें अपन इसकी तो सीधा सा है ना। नेफ्रोलिथियासिस रेफर्स टू द रीनल स्टोन। ठीक है, मेन क्या है, रीनल स्टोन। अब स्टोन का मतलब क्या है कि किडनी के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक स्टोन के जैसे एक जो है डेवलप्ड हो जाना। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, स्टोन क्यों बनेगा किडनी में भी। किडनी का काम क्या है मेनली कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ठीक है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस तरह के हो जाते हैं, जैसे साल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेनली जो मैक्सिमम स्टोन होते हैं वो बने होते हैं किसके, कैल्शियम के और ऑक्सलेट के। तो ये अगर बढ़ रहा है यूरिन के अंदर में, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है या कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा जा रही है ना, तो वो फिर जाकर के क्या होंगे, धीरे धीरे क्रिस्टल में डेवलप्ड होंगे। क्रिस्टल जो है आगे जाकर के स्टोन बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो नाम क्यों दिए हैं, नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस, है ना। टर्म तो एक ही है, बात तो एक ही हो रही है, बट क्या है कि सिंपल सा है कि अगर स्टोन जो है वो कहाँ पर, किडनी में, पर्टिकुलर किडनी में जो है, स्पेसिफिक अगर बात करें किडनी में डेवलप्ड होगा तो नेफ्रोलिथियासिस। और अगर किडनी के बाद जो ऑर्गन है, जैसे यूरेटर है, ठीक है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, वहाँ पर अगर जो है कैलकुलाई बन रहा है या स्टोन बन रहा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, यूरोलिथियासिस कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम, स्टोन और कैलकुलाई फॉर्म्ड इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, कहीं पर भी बन सकता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस क्या है ये मैंने आपको बताया कि जैसे सोल्ट है, आप नॉर्मली आप इसको सीधा इस तरह से समझे कि क्रिस्टल का फॉर्म होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मली कोई पाउडर फॉर्म में है, जैसे कोई सोल्ट होता है, नमक को ही आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि नमक को आप जो है खुला रख दीजिए। ठीक है, खुला रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एनवायरनमेंट से जो है वो रिएक्ट करेगा और फिर धीरे धीरे क्या बना लेगा, ऐसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, बट अगर थोड़े टाइम आप उसको खुला रख देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो क्रिस्टल में डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन जो है वो किडनी के अंदर हो रही है। सॉल्ट बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिन में आ रहा है। ठीक है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसे दूसरे जो है सब्सटेंस, दूसरे सोल्ट जो हैं वो सब आ रहे हैं, और वो आकर के क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल में चेंज हो रहे हैं। वो क्रिस्टल जो है फिर आकर डिपॉजिट होगा या एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में भाई। अगर उसका जो साइज़ है वो साइज़ कम रहेगा, ठीक है, 2 mm से कम रहेगा, तो उस कंडीशन में वो जो है यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। बट अगर वो क्रिस्टल बढ़ता जा रहा है, स्टोन बढ़ता जा रहा है और उसकी जो साइज़ बढ़ती जा रही है, तो वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर साइज़ के बाद जो है यूरिनरी ट्रैक्ट से यूरिन के साथ जो है बाहर नहीं जा पाएगा, और वो जो है यूरिनरी सिस्टम में ही कहीं ना कहीं जो है स्टक हो जाएगा। उसको वो कंडीशन क्या कहलाएगी, यूरोलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर की कि क्या क्या इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो कंडीशन इसमें देखने को हमें मिल सकती है हाइपर कैल्शियमिया की, है ना। कैल्शियम के लिए जो है सबसे मैक्सिमम बात करें तो 80 to 85% जो स्टोन है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कैल्शियम की वजह से ही होंगे, कैल्शियम के एक्सेस होने की वजह से होंगे। ठीक है, तो हाइपर कैल्शियमिया और हाइपर कैल्कियूरिया, यानी कैल्शियम की मात्रा पहले ब्लड में बढ़ेगी, है ना, ब्लड में बढ़ेगी तो फिर वो यूरिन में जाएगा, और यूरिन में बढ़ेगी तो हाइपर कैल्सियूरिया। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, क्यों बढ़ रही है कैल्शियम की मात्रा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन। ठीक है, ये अपने आप में एक जो है अलग प्रकार का डिसऑर्डर है, या कह सकते हैं क्लिनिकल कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि जो पैराथायरॉयडिज्म है उसकी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कैल्शियम को मेंटेन करके रखना, या एक तरह से कैल्शियम का सिंथेसिस करना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है। हाइपर हो रहा है मतलब काम ज़्यादा करेगा,
ठीक है, काम ज़्यादा करेगा तो क्या करेगा, कैल्शियम का सिंथेसिस ज़्यादा करेगा। ठीक है, कैल्शियम का सिंथेसिस ज़्यादा करेगा तो उसकी वजह से फिर वो ब्लड में ज़्यादा बनेगा, ब्लड में बनेगा तो फिर ब्लड से होता हुआ कहाँ जाएगा, किडनी में और फिर यूरिन में। ठीक है, तो ये दो इस कंडीशन की वजह से ही होगा। या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, एसिडोसिस की कंडीशन बनती है। एसिडोसिस की कंडीशन क्या होती है, जब पीएच की जो मात्रा है वो कितनी हो जाती है, 7.4 से कम हो जाती है। तो ठीक है, वो एसिडोसिस की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट, एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन डी, मिल्क एंड एल्कोलाई। अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है विटामिन डी ले रहा है या मिल्क बहुत ज़्यादा ले रहा है, मिल्क में भी जो है कैल्शियम ज़्यादा होता है, विटामिन डी जो है उसका क्या वर्क होता है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ज़रूरी है, असेंशियल है, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में कोई ले रहा है ना, एक्सेसिव इनटेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कैल्शियम का जो नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगेगा और वो कहीं ना कहीं फिर रिनल स्टोन बना सकता है। नेक्स्ट, क्रोनिक डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या पुअर फ्लूइड इनटेक की कंडीशन है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने बात करी है डिहाइड्रेशन की, ठीक है, या क्रोनिक डिहाइड्रेशन पुअर फ्लूइड इनटेक, है ना। तो इसी में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं अभी बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि पुअर फ्लूइड इनटेक किस तरह से हुआ। मेनली जो है ये कंडीशन ये पाई जाती है जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे अभी हम बात करें तो अभी गर्मी चल रही, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशन। और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर की कंडीशन और कहाँ हो जाती है, उन सारे एरिया में ज़्यादा हो जाती है जहाँ पर कि क्लाइमेट इस तरह का है, जैसे कि डेजर्ट है। ठीक है, हमारे राजस्थान में भी डेजर्ट है। ठीक है, तो डेजर्ट की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो नॉर्मल, अगर कहीं और दूसरे एरिया की बात करें तो वहाँ से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसी सारी जगह जहाँ पर कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, ट्रॉपिकल एरिया है, डेजर्ट है, तो इन सभी जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को, अब बात करें अपन कि किन में ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोग जैसे जो लेबर क्लास है, जो वर्क करते हैं गर्मी में, जिनको रहना पड़ता है, तो उनको पसीना ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, पसीना ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से उनको क्या होगा, फ्लूइड की कमी होगी, और फ्लूइड इनटेक वो उतना नहीं रख पाते जितना उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन की कंडीशन, क्रोनिक डिहाइड्रेशन और पुअर फ्लूइड इनटेक की वजह से जो है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है यूरोलिथियासिस की या नेफ्रोलिथियासिस की, ये कंडीशन ज़्यादा कब देखने को मिलती है, ये समर टाइम में जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डाइट हाई इन प्यूरिन। अब प्यूरिन की जो है हाई डाइट कोई अगर ले रहा है, जैसे कोई रेड मीट ले रहा है, सी फूड ले रहा है, या किसी का एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है, वही दो कंडीशन हो सकती है। तो प्यूरिन जो है वो अपनी डाइट में कोई ज़्यादा लेगा, डेयरी फूड होते हैं। ठीक है, इन सब में प्यूरिन जो है वो एक एक्सेस अमाउंट में होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि अगर कोई प्यूरिन ज़्यादा ले रहा है या उसका कहीं ना कहीं एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, क्या है, एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि हाइपर यूरिसेमिया हो जाएगा या गोट की कंडीशन जो है वो बनेगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन भी जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीनल स्टोन और किडनी स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें जेनेटिकल डिस्पोजिशन या जेनेटिकल रिस्क फैक्टर फॉर यूरोलिथियासिस। क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर क्रिस्टिन्यूरिया। ठीक है, तो ये जेनेटिकली ऐसा होता है कि यूरिन में जो है वो कहीं ना कहीं क्रिस्टन बनने रखते हैं, है ना, सिस्ट बनते हैं। तो वो कंडीशन अगर सिस्टियूरिया की जो है वो जेनेटिकल भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन हम इससे पहले यूटीआई डिस्कस कर चुके, हमने वहाँ पर देखा है कि जो प्रोटियस है, स्यूडोमोनास है, क्लिप्शेला है, ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस जो है, स्टेफाइलोकोकस, वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन की कंडीशन बनती है। ठीक है, और यूरिया का जो है वो यूरिया की स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है यूरिन में। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है यूरिया का एक्सेस होता है और वो जो है जा कर के क्या बना सकता है, स्टोन डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट बात करें
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन विद स्टेटिस ऑफ यूरिन। अब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन स्टेटिस की कंडीशन बनेगी। क्यों होगी? क्योंकि फॉरेन बॉडी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाएगा। फॉरेन बॉडी कहीं से भी आ सकती है बॉडी में, अगर जो है कोई और ऐसी चीज़ खा ली, जैसे ये एक्सेस नहीं है ना, किसी प्रोसीजर को करते वक्त जो है अगर कोई और दूसरा प्रोसीजर किया जा रहा है, उसके साथ जो है इन्फेक्शन जा रहा है, या कुछ गलती से जो है प्रोसीजर करते हुए जैसे कोई और दूसरा प्रोसीजर किया, कोई पार्ट जो है चला जाता है, छूट जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या है, फॉरेन बॉडी है और फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सेसिव ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन, है ना, एक्सेसिव ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन। अब ऑक्सलेट क्या है? ऑक्सलेट भी जो है एक तरह का क्या है आपका न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, ठीक है, जो कि काय में होता है। मेनली हम बात करें ज़्यादातर काय में पाया जाता है ऑक्सलेट। ठीक है, तो ऑक्सलेट जितने भी बीन हैं, बेरी हैं, है ना, इन सब में ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें तो टमाटर जो है ज़्यादा अगर कोई खाते हैं तो उसमें भी ऑक्सलेट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी की सारी जो है अगर कोई बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट वाले फूड खाता है, ठीक है, तो और उसका एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो दोनों कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है। अब एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, अगर किसी को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, ठीक है, या बाउल रिसेक्शन है किसी को, ये दोनों, ये सर्जरी है बाउल रिसेक्शन तो, और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ अगर ये एक प्रकार की डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है बाउल में, तो इन दोनों कंडीशन में जो है वो ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होगा, ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो है फिर कंडीशन बढ़ेगी कि ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो बॉडी में ऑक्सलेट जो है वो एक्सेस होगा, और उसकी वजह से जो है रिनल स्टोन डेवलप्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिविंग इन माउंटेनियस डिज़र्ट और ट्रॉपिकल एरिया। अब ये जो है माउंटेनियस डिज़र्ट या ट्रॉपिकल एरिया, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी जो कंट्री है, यहाँ पर जो है ये रिनल स्टोन डेवलप्ड होने की जो रिस्क है, नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस होने की जो रिस्क है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्टोन बेल्ट, है ना। यहाँ पर जो है ये डिजीज़ होने के रिस्क ज़्यादा है कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज़ की हम बात करें, जैसे कि अमेरिका हुआ, यूके हुआ, तो वहाँ से ज़्यादा रिस्क जो है इन कंट्रीज़ में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टोन बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करें इन इंडिया रिस्क इज़ हायर इन नॉर्थ इंडिया कंपेयर टू साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में जो है मॉइस्चर ज़्यादा है ना, वहाँ पर जो है मॉइस्चर एडिक्वेट होने की वजह से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं एक तरह का क्लाइमेट जो है वो चेंज आ जाता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। तो कंप्लीट जो एक ड्राइनेस वाली कंडीशन ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, ज़्यादा जो गर्मी देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भी पर्टिकुलर हम बात करें तो राजस्थान, ठीक है, दिल्ली, इस एरिया में जो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है ना। उधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर उधर चले जाएंगे तो वहाँ नहीं है उतनी ज़्यादा गर्मी, बट इधर हम बात करें कि फिर यहाँ राजस्थान में तो रेगिस्तान है ही सही, गुजरात में भी जो है कुछ पार्ट है डेजर्ट का, तो डेजर्ट के सराउंडिंग में जो भी एरिया है ना, इधर मध्य प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र, तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो है ये सारी सारी की सारी जो स्टेट हैं नॉर्थ इंडिया के, इनमें जो है कहीं ना कहीं रिनल स्टोन ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेरेटिवली साउथ इंडिया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो है रिनल स्टोन वो ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम मेल फीमेल में देखें रेशो, तो कंपेरेटिवली क्या है कि फीमेल में जो है रिस्क कम होती है, मेल में ज़्यादा होती है। जस्ट जो है इनका रेशो 1:3 है ना, 1:3 रेशो है मेल फीमेल में, मेल में 3 है और फीमेल में 1 है। ठीक है, यानी ये जो रेशो है हायर है किनके अंदर, मेल के अंदर। और दूसरी हम बात करें एज की बात करते हैं हम तो 40 to 60 है। ठीक है, एज की अगर हम बात करें तो ज़्यादा किस एज में देखने को मिलता है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है 40 to 60 ईयर जो है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पैथोफिजियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं इसकी।
एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैल्शियम, प्यूरिन और ऑक्सलेट, ये तीनों सब्सटेंस जो हैं अगर इनका कोई भी एक्सेस इंटेक कर रहा है, लेस वाटर इंटेक, साथ ही साथ पानी की भी कमी हो रही है, कम इंटेक हो रहा है, डिहाइड्रेशन बन रहा है, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे अगर कोई है, जैसे किसी का वो कोई कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जिसमें कि कोई इंडिविजुअल जो है नॉर्मल अपने नेचुरल मेथड से फीड नहीं ले सकता, तो वो क्या करेगा, उसको हम टोटल पेरेंटल रूट से ही सारा का सारा फीड देंगे, वो कंडीशन है। न्यूरोजेनिक ब्लेडर की कंडीशन है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की वजह से क्या ब्लेडर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इमोबिलिटी है, किसी को ऐसी कोई डिजीज़ हो गई है जिससे उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक बेड पे रहना पड़ता है, चल फिर नहीं सकता, इमोबिलिटी की कंडीशन बन रही है ना। कोई अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक NSAID यूज़ करता है रेगुलरली, या ऐसी सारी ड्रग्स जो है कैल्शियम के सप्लीमेंट हैं, इनको ज़्यादा अगर कोई लेता है तो उन सबको रिस्क होती है, ठीक है। कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, कैंसर अगर किसी को है, ट्यूमर बन रहा है तो उसकी वजह से, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो IBD, ठीक है, यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होगी तो क्या होगा, एक्सेसिव ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन होगा, एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है। तो ये सारी की सारी कंडीशन, इनमें से अगर कुछ भी, इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर की हमने बात करी कि कोई जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में डिज़र्ट में रहता है ना, या मेल है, और मेल के अलावा जो उसकी एज जो है वो 40 to 60 है, ये सारे की सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया, यानी कैल्शियम जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होगी, ठीक है, एक्सेस हो जाएगा, हाई सीरम यूरिक एसिड, और उसकी वजह से जो है ब्लड में यूरिक एसिड की भी मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। और ये जो है दोनों क्या करते हैं, यूरिनरी स्टेसिस का काम करते हैं, यानी यूरिन को ज़्यादा टाइम तक रोकने का काम करते हैं। उससे क्या होगा, यूरिन में क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि किडनी में जाता है ब्लड प्यूरीफाई होने के लिए, ब्लड में जो है कोई चीज़ ज़्यादा है तो ब्लड तो किसको दे देगा, किडनी को दे देगा, ठीक है। बट किडनी से भी बाहर निकलना चाहिए, है ना। अब किडनी से अगर बाहर नहीं जाएगा, किडनी में ही रुका रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा फिर, पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइजेशन ओवर द सेलुलर डेब्रीज, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन होगा सेलुलर डेब्रीज, यानी जो सेल हैं किडनी की सेल से, वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा, जमने लगेंगे, है ना। सेलुलर डेब्रीज यानी वहाँ पर वो जाकर के जमने लगेंगे जो एक्सेसिव सॉल्ट है, ठीक है। स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट द पेल्विक आउटलेट, यूरेटर, ब्लेडर नेक, तो कहीं पर भी जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है, किडनी में हो सकता है, ठीक है, पेल्विक आउटलेट में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, या ब्लेडर में, या ब्लेडर नेक जो है वहाँ पर कहीं पर भी जा कर के स्टोन डेवलप हो सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से जब स्टोन हो जाएगा तो पेन होगा, फ्लैंक पेन बोलेंगे उसको, ये भी हम समझेंगे अभी किस तरह से फ्लैंक पेन क्या होता है, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन बन सकती है, फीवर विथ चिल्स, डिसयूरिया, हेमेचूरिया, नोजिया, वोमिटिंग, है ना, ये सब क्या होती है कंडीशनें। नेफ्राइटिस आपको पता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। फीवर तो नॉर्मल एक सिम्टम है ही से इन्फेक्शन का, ठीक है। डिसयूरिया, है ना, आपको पता है सारे सिम्टम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पेनफुल यूरिनेशन, ब्लड इन द यूरिन, नोजिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। अब कोस्टो वर्टिब्रल एंगल क्या है कि आपका जो पीछे का वर्टिब्रा है, ठीक है, वर्टिब्रा में भी हम बात करें तो जो लोअर वर्टिब्रे है, ठीक है, उसके सराउंडिंग जो है वो कहलाता है कोस्टो वर्टिब्रल, ठीक है। तो सराउंडिंग में जो है पेन होता है, यानी यहाँ पर किडनी में जो फ्लैंक पेन या हम कहें कोस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस, ये कहाँ देखने को मिलती है, ये लोअर बैक में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये होता है, एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी की सारी कंडीशन है जो कि क्या है, ये रिस्क फैक्टर है या कोज है जिनकी वजह से जो है रीनल कैलकुलस डेवलप्ड होता है, या कहें तो कैल्शियम की यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है ब्लड के अंदर, वहाँ से फिर वो जाएगा यूरिन के अंदर, है ना। यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ने के साथ फिर क्या होगा कि उसका प्रेसिपिटेशन यानी जमने लगेगा, और क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल के तौर पे बनने लगेगा, ठीक है। तो
जमने लगेगा और क्रिस्टल में डेवलप्ड होगा, और क्रिस्टल फिर जाकर के क्या कहाँ पर जमा होंगे, सेलुलर डेब्रीज में, जो सेलुलर डेब्रीज है किडनी की, वहाँ जाकर के जमा होंगे और फिर स्टोन बनाएंगे। ठीक है, तो स्टोन जब बन जाएगा तो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, भाई रुकावट का काम करेगा स्टोन, है ना। पत्थर का क्या काम होता है, पत्थर कहीं भी रोकोगे तो पत्थर रास्ते रोकने के काम भी आते हैं। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में जगह जगह पत्थर लगाए लोगों ने, तो पत्थर का काम क्या है, रुकावट का काम है। ठीक है, अब रुकावट होगी तो उसकी वजह से जो है फिर दिक्कत आएगी, नॉर्मल जो है यूरिनेशन नहीं होगा, है ना, साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम कुछ फैक्टर, आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी, है ना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, कि जो ज़्यादातर स्टोन होते हैं वो क्या है, किससे बने होते हैं, कैल्शियम क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल से बने होते हैं। ठीक है, बाकी के जो हैं अप्रोक्स 75% या 75 to 80% जो है वो तो किससे बने हुए हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल से बने होते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट सोल्ट से, यूरिक एसिड से या स्ट्रूविट से। अब स्ट्रूविट क्या है यहाँ पर बात करें तो ये तीन जो है सोल्ट, मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट, मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट, इनसे मिलकर बने होते हैं तो वो स्ट्रूविट कहलाता है। ठीक है, और द अमीनो एसिड सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है 25% ये बाकी के सब इनसे मिलके बनेंगे, और अब अबाउट 75% वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, स्टोन में बी फाउंड एनीवेयर इन द यूरिनरी सिस्टम एंड वरी इन साइज, यानी किसी भी साइज का हो सकता है और कहीं पर भी यूरिनरी सिस्टम में हो सकता है, चाहे किडनी में, चाहे यूरेटर में, ब्लैडर में, कहीं पर भी हो सकता है। मोस्ट स्टोन माइग्रेट डाउनवर्ड, यानी अधिकतर जो होते हैं स्टोन वो माइग्रेट करते हैं, यानी जहाँ पर भी है वहाँ से खिसक करके जो नीचे हैं, जैसे किडनी में है तो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर में है तो ब्लैडर में जाएगा, इस तरह खिसकने का काम करते हैं, माइग्रेट होते हैं। कॉजिंग सीवियर क्लॉकी पेन व्हेन द स्टोन ऑब्स्ट्रक्टेड द यूरेटर। ठीक है, तो जब भी यूरेटर में चला जाएगा माइग्रेट होकर के, जैसे किडनी में स्टोन है वो माइग्रेट होकर के यूरेटर में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा और उसकी वजह से जो है वो क्लॉकी पेन होगा। ठीक है, एंड आर डिस्कवर्ड इन द लोअर यूरेटर, है ना, और उसको जो है खोजा जा सकता है, उसका पता लगता है लोअर यूरेटर में भी उसका पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो लगभग जो है 80 to 90% जो स्टोन होते हैं, या हम बात करें जो क्रिस्टल डेवलपमेंट की कंडीशन होती है ना, कैलकुलस की, अगर वो कितनी है 5 सेंटीमीटर से कम है, सॉरी 5 मिलीमीटर से कम है, सेंटीमीटर को ज़्यादा हो जाता है, 5 मिलीमीटर से कम है, तो क्या होगा वो, कि 80 to 90% कंडीशन में वो अपने आप बाहर निकल जाएगा, है ना, स्पॉन्टेनियसली जो है वो यूरिन के साथ, जैसे यूरिन पास आउट करेगा वैसे कि वैसे उसके साथ जो है बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हुआ 80 to 90% में, जब कितना है 5 mm से कम साइज़ है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर नहीं जाएगा, उसके लिए दूसरे कुछ उपाय करने पड़ेंगे, है ना, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स होंगे। सम स्टोन में लोग इन द रीनल पेल्विक, है ना, तो कुछ जो है वो कहाँ पर रुक जाते हैं, रीनल पेल्विक में, यूरेटर में या ब्लेडर नेक में, ये ब्लेड ही रह गया है, ये ब्लेडर है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ब्लेडर नेक है, ये ब्लेड नहीं है, ब्लेडर नेक है। कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, एडिमा, सेकेंडरी इन्फेक्शन, इन सम केसेस नेफ्रॉन डैमेज, है ना, तो ये जब यूरेटर में रीनल पेल्विक में अगर कहीं रुक रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन तो होना ही सही, साथ में एडिमा होगा। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, और सबसे बड़ा जो रिस्क है वहाँ पर नेफ्रॉन डैमेज होने का रिस्क है। ठीक है, नेफ्रॉन डैमेज होने का रिस्क है, इसलिए अगर किसी को कैलकुलाई की कंडीशन बन रही है, यूरिन में रुकावट हो रही है, तो एज सून एज पॉसिबल उसको उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है, ठीक है, तो उसकी वजह से नेफ्रॉन डैमेज हो सकता है, यानी किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, लगभग जिन लोगों को पहली बार स्टोन होता है उनमें से 50% को जो है कि दोबारा रिस्क होती है 7 से 10 साल की, अगर हम बात करें, जैसे किसी पेशेंट को
जो है एक बार स्टोन हुआ उनमें से 50% को रिस्क है कि दोबारा होने की, है ना, 7 से 10 साल में दोबारा उनको स्टोन डेवलप्ड होने की कंडीशन रहेगी। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं ना, जेनेटिकल है तो वो एक फैक्टर है, दूसरा अगर क्लाइमेटिक कंडीशन है दूसरा फैक्टर है, तीसरा जो है अगर उसको जो भी प्रिकॉशंस रखने हैं वो डाइटरी मैनेजमेंट चेंज करने हैं वो नहीं करता है तो उसकी वजह से रीअकरेंस होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि साइन एंड सिम्टम की। पेन पैटर्न डिपेंड ऑन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब जहाँ पर जो है वो पेन का पैटर्न किस तरह का होगा, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जहाँ पर जो है डेवलपमेंट होगा स्टोन का, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर किडनी में है, ठीक है, किडनी में है तो ये कैल्सी पार्ट कहलाएगा। यहाँ पर अगर है तो उस कंडीशन में फ्लैंक पेन होगा, कोस्टोवर्टिब्रल, एंगल पेन, हेमेचूरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर किडनी के अंदर जो है वो अगर डेवलप्ड हो रहा है। रीनल पेल्विस की हम बात करें तो वहाँ पर अगर डेवलप्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब फ्लैंक पेन या कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन क्या है कि किडनी जो है उसकी लोकेशन कहाँ है, जो है हमारी थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल लोअर साइड में, है ना। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है इसकी बिल्कुल अगर हम पीछे की बात करें, है ना, बैक साइड में, तो जो लोअर पार्ट है थोरेसिक कैविटी का, वहाँ से लेकर के जो हम बात कर सकते हैं कि लेटरल जो पार्ट है बिल्कुल लोअर लोअर बैक तक का जो पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर पेन होगा या वहाँ पर टेंडरनेस होगी अगर जो है किडनी के अंदर स्टोन डेवलप्ड हो रहा है। अगर यूरेटर और जो किडनी है इनका जहाँ जंक्शन हो रहा है, यानी कि जहाँ से यूरेटर निकल रहा है किडनी में से, यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी फ्लैंक पेन, कोस्टोवर्टिबुलर एंगल पेन, ठीक है, ये होगा। और इट माइग्रेट टू द गोरियन, ठीक है, गोरिन जो है ग्रोइन, ग्रोइन तक ये जो है पेन जो है वो क्या हो जाएगा, मीडिएटेड होगा, यानी कि वहाँ से ट्रांसमिट होगा, है ना। स्टार्ट कहाँ से होगा, ये फ्लैंक पेन यानी कि जो बैक साइड है ना, बैक साइड कहाँ पर जो लोअर थोरेसिक रीजन है वहाँ से लेकर के कहाँ तक ये जो है माइग्रेट होगा, वो ग्रोइन तक जो है ये माइग्रेट होगा। ठीक है, तो ये अगर लोकेशन कहाँ पर है, अगर इसकी लोकेशन है यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन पे, ठीक है, अगर ये लोकेशन है तो पेन कहाँ पर होगा, वो फ्लैंक पेन और कोस्टोवर्टिब्रल तो होगा ही सही बात, साथ ही साथ जो है ये माइग्रेट होगा ग्रोइन में। ठीक है, और अगर ये मेल फीमेल में बात करें तो मेल में जो है वो टेस्टिकल में होगा और फीमेल में बात करें तो लिबिया माइनोरा में जो है पेन वो परसीव होगा। नेक्स्ट, अब ये क्योंकि माइग्रेट होता है तो माइग्रेट होता हुआ ये कहाँ आ सकता है, लोअर यूरेटर में आ सकता है। यहाँ पर साइज़ थोड़ा सा नैरो हो जाता है इसलिए यहाँ पर रुक जाता है, फंस भी सकता है ना। तो अगर ये पेल्विक रिंग में आके रुक जाता है तो यहाँ पर पेन इन द लेटरल फ्लैंक, लेटरल फ्लैंक, लेटरल फ्लैंक या सुप्रा प्यूबिक एरिया। लेटरल फ्लैंक की बात करें अपन तो लेटरल फ्लैंक का होता है बिल्कुल लेटरल साइड, ठीक है, जो लेटरल साइड है हमारी, तो अगर लेफ्ट किडनी में हो रहा है तो लेफ्ट लेटरल पेन होगा, राइट किडनी में हो रहा है तो राइट लेटरल पेन होगा। ठीक है, और सुप्रा प्यूबिक एरिया, सुप्रा प्यूबिक यानी अम्बलाइकल से लेकर के जो यूरेथ्रा है उसके बीच का जो एरिया है, यहाँ पर कहीं पर भी पेन होता है तो वो सुप्रा प्यूबिक एरिया होता है। ठीक है, चलिए तो ये जो है पेन के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि लोकेशन के अकॉर्डिंग पेन जो है वो अलग अलग जगह पेन हो सकता है, उसी तरह से वो आइडेंटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन यानी कि यूरेटर और जो ब्लैडर है उनका जंक्शन है, वहाँ पर अगर जो है कैलकुलाई डेवलप्ड हुआ है ना, स्टोन डेवलप्ड हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। अर्जेंसी, फ्रिक्वेंसी, जेनाइटल पेन, अर्जेंसी, फ्रिक्वेंसी एंड जेनाइटल पेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये पेन था, पेन के अलावा और क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, रीनल स्टोन प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विक एंड प्रॉक्सिमल यूरेटर कॉजिंग रीनल कोलिक पेन। ठीक है, तो रीनल स्टोन की वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है,
उसकी वजह से जो है डिस्टेंशन की कंडीशन हो सकती है रीनल पेल्विक्स में, और साथ ही साथ रीनल कोलिक पेन जो है वो हो सकता है। ठीक है, पेन रिलीफ इज इमीडिएट आफ्टर स्टोन पासेज। ठीक है, अगर स्टोन अपनी जगह से चला गया है, क्योंकि अब ये कहाँ पर है, रीनल में है। ठीक है, रीनल यानी कि किडनी में है, मेन हम बात करें किडनी के अंदर है, किडनी से अगर यूरेटर में चला गया और यूरेटर से ब्लेडर में चला गया, अगर इतना जो है वो मूव कर जाता है तो उस कंडीशन में पेन रिलीफ हो जाएगा, जिसे स्टोन जो है वो किडनी से निकल जाता है। तो उसके बाद यूरेथ्रल स्टोन प्रोड्यूस यूरेट्रल stone produce symptom due to the obstruction as they pass down the ureter। तो पेन जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कहाँ पर होगा, अगर यूरेट्रल स्टोन बना है तो उस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो रुका रहता है, उसकी वजह से यूरिन में रुकावट होती है। ठीक है, और उसकी वजह से उसका जो आइडेंटिफिकेशन है कहीं ना कहीं वो जल्दी हो जाता है। इसमें जो है ब्लेडर स्टोन ये असिम्टोमेटिक होता है, क्योंकि ब्लेडर जो है हम बात करें, है ना, ब्लेडर, तो ब्लेडर में यहाँ इतना ज़्यादा जो है स्पेस है, फ्री स्पेस है कि यहाँ पर यूरिन भी कलेक्ट होता है। अब यहाँ पर अगर कोई स्टोन है, ये यहाँ पर आ गया या यहाँ पर भी रुका हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि स्टोन तो है पर वो एक तरफ रुका हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलरली जैसे यहाँ रुका हुआ है, तो यूरिन यहाँ से आएगा, पास हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा जो है वो सिम्टम जो है वो कोई दिखाई नहीं देते हैं, असिम्टोमेटिक रहता है। ठीक है, या अगर सिम्टम भी बात करें तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लेडर, जो इन्फ्लामेशन होते हैं कि कुछ पेन हो रहा है या थोड़ा बहुत जो है उसको डिफ़िकल्टी और यूरिनेशन के टाइम, बस उतना ही होता है, कोई जो है बिल्कुल सीवियर पेन वाले साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ यूरिन विल प्रोड्यूस सिम्टम ऑफ कॉलिक पेन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर जिसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पर क्या होगा, सिम्टम ऑफ कॉलिक पेन। ठीक है, सिम्टम ऑफ कॉलिक पेन यानी कि अचानक से बहुत तेज़ दर्द होगा, तो ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से इस तरह का कॉलिक पेन के सिम्टम होंगे। साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिनरी इन्फेक्शन को क्रिएट करेगा, यूरिनरी इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा, फीवर आएगा तो फीवर में चिल्स के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जीआई सिम्टम्स भी जो है देखने को मिलते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अब ये क्यों देखने को मिलते हैं, रीनो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस की वजह से। ठीक है, यानी एक कॉमन नर्व सप्लाई है ना, सीलियक गैंग्लियन, ये नर्व सप्लाई जो है ये दोनों के बीच में है, यूरेटर और इंटेस्टाइन दोनों के बीच में है। तो यूरेटर में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप जो है ये रिफ्लेक्सेस कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। इंटेस्टाइन में चले जाएंगे तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, बीमारी हो गई, साइन एंड सिम्टम भी हो गई, अब इसका पता किस तरह से लगाया जाए। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से किए जाते हैं। ठीक है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, रेडियोग्राफी। ठीक है, तो मेनली जो है रेडियोग्राफी से, यानी कि रेडियोग्राफी के लिए हम एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, उससे पता लगाया जा सकता है। सीरम किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम बढ़ा हुआ आएगा, फास्फोरस, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम, इन सब का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। सीरम पैराथायरॉयड अगर हार्मोन, उसको भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसका भी लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें अल्ट्रा सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, उससे पता लग सकता है कि स्टोन कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, किडनी में है, यूरेटर में है, कहाँ पर है। ठीक है, स्पायरल सिटी स्कैन ये सबसे अच्छा मेथड है जिससे कि स्पेशली असिस फॉर द स्टोन, पर्टिकुलर बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कि कितने सारे स्टोन है, कहाँ कहाँ स्टोन है, वो सबका जो है वो डिटेल में पता लगता है सिटी स्कैन से, स्पायरल सिटी स्कैन। एनालिसिस फॉर अवेलेबल स्टोन मटेरियल क्वेश्चन बाय द पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी। अब जो भी स्टोन है वो किस वजह से बना है ना, कौन से टाइप का है, यानी है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बना है, ठीक है, या फिर यूरिक एसिड की वजह से बन रहा है, ठीक है, या प्यूरिन की वजह से बन रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, पोलराइजेशन माइक्रोस्कोपी की जाती है। ठीक है, ताकि पता लगे कि क्या है एग्जैक्ट क्रिस्टल जो बन रहा है उसका किस सोल्ट से, किस मटेरियल से बन रहा है। नेक्स्ट बात करें यूरिन एनालिसिस, सिंपल एक यूरिन
जो है मिड स्ट्रीम यूरिन उसका सैंपल लेकर के जो है उसका एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें हेमोचूरिया, पायूरिया, पीएच लेस देन 5.5 में इंडिकेट यूरिक एसिड स्टोन, है ना। एसिडोसिस की कंडीशन बताएगा, अगर 5.5 पीएच आ रहा है, 7.5 से ज़्यादा आ रहा है तो वो बताएगा स्ट्रोवेट स्टोन। अब स्ट्रोवेट क्या स्टोन क्या है, हैं हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर 3 सॉल्ट हैं, मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट, अगर ये तीनों सॉल्ट मिलकर के स्टोन बना रहे हैं तो वो स्ट्रोवेट स्टोन है, और उसकी वजह से पीएच बढ़ी हुई आएगी, ठीक है। 7.4 से ज़्यादा आएगी, यानी 7 एक तरह से 7.5 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। और अगर पीएच कम है मतलब वो एसिड कंडीशन को बताता है, ठीक है, कि यूरिक एसिड की वजह से जो है वो स्टोन डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिन कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी स्टडी टू द डिटेक्ट इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन भी है तो इन्फेक्शन को पता करने के लिए कल्चर करवाया जाता है, कौन सा जो है इन्फेक्टियस एजेंट है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो ठीक से काम करेगी, वो सब पता करने के लिए यूरिन कल्चर किया जाता है, ठीक है। ड्रग सेंसिटिविटी यानी कौन कौन सी ड्रग है जो काम कर सकती है, किन से सेंसिटिविटी है, ताकि इम्प्लीकेशन अच्छा हो। ये अगर ड्रग सेंसिटिविटी कराते हैं तो पता लगता है कि कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर गई है, कौन सी एंटीबायोटिक ठीक से वर्क करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इसका जो है वो मैनेजमेंट इसके लिए काफ़ी वेरियस टाइप की स्ट्रेटजी, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर 5 mm से कम साइज़ है तो ऐसा कोई ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, सिर्फ मेडिसिन देने की वजह से, या जो है अगर हाइड्रेशन ज़्यादा किया जाए, ठीक है, तो उसके साथ ही थोड़ा सा डाइटरी चेंज किया जाए, एक्सरसाइज वगैरह किया जाए, तो उसकी वजह से ये रिकवर हो जाता है, ठीक है। बट अगर स्टोन ज़्यादा है, ठीक है, स्टोन अगर ज़्यादा है 5 mm से, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज होता है, ठीक है। उसको साइन एंड सिम्टम भी थोड़े से सीवियर देखने को मिलेंगे, पेन ज़्यादा देखने को मिलेगा, वोमिटिंग हो सकती है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कैलकुलाई उसके अंदर डेवलप्ड हो गया है, उसी की वजह से सारे साइन एंड सिम्टम हो ही रहे हैं, ठीक है। सोलेटरी किडनी ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारी कंडीशन जो है सीवियर पेन वाली कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्शन वाले साइन, कॉलिक पेन वाले साइन, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर किए जाते हैं वो किया जाता है, पहला एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ESWL, ठीक है। नॉन इन्वेंसिव टेक्निक है, यानी किसी तरह की कोई चीर फाड़ नहीं होगी, ठीक है। कैन बी यूज फॉर द बोथ रीनल एंड यूरेट्रल स्टोन लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से कम जितने भी स्टोन है उनके लिए ये जो है यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या है, इसके एडवांटेज कि एक तो नॉन इन्वेंसिव प्रोसीजर है ना। शॉक वेव यानी कि यहाँ पर वाइब्रेशन दिए जाएंगे एक्सटर्नली, किडनी जो है किडनी पर जो है वाइब्रेशन दिए जाएंगे, वो ज़्यादा उन वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो स्टोन है, स्टोन स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद वो यूरिन के साथ जो है पास आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को थोड़ा सेडेशन तो दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा जो है वो पेन ना हो, एंजाइटी ना हो, बट कॉन्शियस रखा जाता है ताकि अगर कोई उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ तो पता लगे, है ना। फ्लोरोस्कोपी का यूज़ किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि कहाँ पर जो है स्टोन है, ठीक है, टूट रहा है कि नहीं, जो वाइब्रेशन दिए जा रहे हैं उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हम समझ लेते हैं, ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें मेनली पेशेंट को जो है ये स्पेशल जो टेबल है इस पर रखा जाता है, यहाँ से जो है शॉक वेव जनरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ से शॉक वेव जो है वो जनरेट होती है, और ये कहाँ पर जा रही है, सीधे किडनी के यहाँ जा रही है, ठीक है। अगर किडनी में यह है तो, या उसको जो लोकेशन है अगर यूरेटर में, इसका ज़्यादा जो मेन इफ़ेक्ट है वो किडनी के अगर स्टोन में है तो वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा ठीक से काम करेगा। यानी हम बात करें कि जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है ना, यूरेटर का अपर पार्ट, ठीक है, या जो हम कह सकते हैं कि अगर जंक्शन जो हो रहा है यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन जो है उसका स्टोन है, या कैलेक्स जो हमने पढ़ा था रीनल पेल्विक का जो स्टोन है वहाँ पर ये ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड टेबल है, यहीं पर पेशेंट को लेटाया जाता है, यहाँ से वाइब्रेशन होते हैं, पर उससे पहले ये
एक्सरे ओवरहेड है, यहाँ से पता लगाया जा सकता है। दूसरा जो है ये डबल इमेजिंग सिस्टम है, इससे जो है वो जो है डॉपलर की हेल्प से पता लगाया जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर पे देखा जा सकता है कि स्टोन कहाँ पर है, ठीक है। और ये जो शॉक वेव जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, शॉक वेव देने की वजह से जो है वो स्टोन में क्या चेंज हो रहे हैं, कितना उसके अंदर जो है ब्रेक डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये देखा जाता है यहाँ पर मॉनिटरिंग मशीन पे, और उसी के अकॉर्डिंग इसका टाइम डिसाइड होता है। एक सिंपल प्रोसीजर है, पेशेंट को ऐसा भी नहीं है कि जो है ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रुकना पड़े। इस प्रोसीजर के कुछ टाइम बाद अगर वो नॉर्मल रहता है तो उसको घर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसीजर जो है ये पहला प्रोसीजर किया जाता है। दूसरा हम बात करें, ठीक है, ये पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन द स्पेशली डिज़ाइन टेबल पोजीशन, किडनी स्टोन इज़ लोकेटेड बाय फ्लोरोस्कोपी। ये फ्लोरोस्कोपी जो है वो यूज़ की जाती है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है और एक्सरे दोनों को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि पता लगाया जा सके, ठीक है। द शॉक वेव डू नॉट अफेक्ट सॉफ्ट टिश्यू। इसका एडवांटेज ये है कि सॉफ्ट टिश्यू जो है किडनी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू होते हैं किडनी में, तो उनको कोई इंजरी नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। डिसइंटीग्रेटेड इट इनटू द मिनट पार्टिकल यानी छोटे छोटे पार्टिकल, जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये इजीली क्या होगा, उसकी वजह से पास इन द यूरिन में पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, एलिमिनेट नीड फॉर द सर्जरी इन द मेजोरिटी। अगला एडवांटेज क्या है इसका, कि जो है उसको सर्जरी को एलिमिनेट कर देता है, कि दूसरी कोई सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती अगर ये जो है यूरोथोटिप्सी जो है अगर वो प्रोसीजर काम कर जाता है तो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके, पेन हो सकता है ना। उसके अलावा जो है स्टोन फ्रेगमेंट्स जो है वो पास होते वक्त ज़्यादा पेन कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेरिनियल हेमाटोमा यानी ब्लीडिंग की रिस्क हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं इस प्रोसीजर के। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा प्रोसीजर, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है। फॉर स्टोन इन द रीनल कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द यूरेटर लार्जर देन द 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ का स्टोन है तो वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर से कम और 5 mm से ज़्यादा है तो वहाँ पर जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है वो प्रोसीजर क्या यूज़ किया जाता है, आपका पहला प्रोसीजर, ठीक है, ESWA। ये पहला है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि साइज़ जो है रीनल स्टोन का वो कितना है, 2 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी का प्रोसीजर किया जाएगा, ठीक है। अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस ए नीडल इज एडवांस इनटू द कलेक्टिंग सिस्टम, गाइड वायर इज एडवांस इनटू द रीनल पेल्विक और यूरेटर, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोसीजर ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो के बाद में आपको ये सर्जरी, पर्टिकुलर सर्जरी का ही जो है एक वीडियो है, वो वीडियो जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उससे ये जो सर्जरी जितने भी प्रोसीजर है मैनेजमेंट के, ये आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मेनली जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको नेफ्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रोसीजर का जो नाम है वो क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोटोमी, ठीक है। परक्यूटेनियस नेफ्रोटोमी क्यों बोला जा रहा है इसे, क्योंकि इस स्कोप का यूज़ करके जो यहाँ पर स्टोन है इसको निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाएगा, स्कोप को एक माइनर इंसिजन दे करके, ठीक है। ये जो है एक तरह का इन्वेंसिव प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। पहले वाला जो था वो क्या था, नॉन इन्वेंसिव प्रोसीजर था, ये क्या है, इन्वेंसिव प्रोसीजर। इसमें जो है क्या किया जाएगा, एक माइनर इंसिजन दिया जाएगा, इंसिजन दे करके फिर जो है ये नेफ्रोस्कोप को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किडनी में, और उसके बाद जो यहाँ पर जो स्टोन के पार्टिकल है जो यहाँ पर
क्रिस्टल पार्टिकल है इन सबको क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रोस्कोप इसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा प्रोसीजर है। कई बार जो है मे बी कंबाइंड विद द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, दोनों को साथ किया जाता है। पहले जो है ये लिथोट्रिप्सी की जाती है, लिथोट्रिप्सी करके उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको अगर वो निकल नहीं पा रहे यूरिन के साथ वहीं पर अटके हुए हैं, है ना, तो उनको निकालने के लिए जो है फिर ये प्रोसीजर किया जाता है और नेफ्रोस्कोप की हेल्प से इसको निकाल लिए जाते हैं जो भी स्टोन होते हैं। ठीक है, इसके भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हेमरेज इन्फेक्शन, ठीक है, एक्स्ट्रा वेस्टेशन ऑफ यूरिन, ये सारे इनके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यूरेट्रोस्कोपी। ठीक है, ये तीसरा प्रोसीजर है। इट इज़ फॉर द डिस्टल यूरेट्रल कैलकुलाई एंड मिड यूरेट्रल कैलकुलाई। अब ये दोनों जो पहले के हमने प्रोसीजर पढ़े हैं, ठीक है, नेफ्रोस्कोपी की बात करें हम, ठीक है, या जो लिथोट्रिप्सी है उसकी बात करें, तो दोनों प्रोसीजर जो है वो पर्टिकुलर किस लिए किए जा रहे हैं, अपर यूटीआई के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्टोन कहाँ है, या तो किडनी में है या अपर यूरेटर में है। ठीक है, ये जो यूरेट्रोस्कोपी किया जाएगा ये किया जाएगा लोअर यूटीआई के लिए, यानी स्टोन कहाँ पर रहेगा, या तो लोअर यूरेटर में रहेगा या ब्लैडर में रहेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल जो है यूरेट्रोस्कोप उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन द कंजक्शन विद द बास्केट एंड ग्रेपर। इसको भी हम समझ ही लेते हैं डायग्राम से कि क्या है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये इस प्रोसीजर को करने के लिए जो स्कोप है, इस स्कोप को हम क्या कहते हैं, यूरेट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, ये जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है यूरेथ्रा से। ठीक है, इंट्रोड्यूस करके ये कहाँ तक जा सकता है, ब्लैडर तक जा सकता है, और ब्लैडर में जो भी स्टोन हो उस स्टोन को ये यहाँ पर, तो ये जो है ये ग्रेपर कहलाता है। ठीक है, इसने क्या किया, इसको अच्छे से होल्ड कर लिया। ठीक है, ग्रेप कर लिया, तो यहाँ पर जो है ग्रेपर का यूज़ किया जाता है, ग्रेपर की हेल्प से इसको जो है वो फिर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये यूरेट्रोस्कोप जो है ये यूरेथ्रा से इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इसको निकाल लिया जाता है। फ्लेक्सिबल होता है ये, यानी इजीली जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर मेन फंक्शन है वो किसका है, यूरेट्रोस्कोप का फंक्शन है। ठीक है, यूरेट्रोस्कोप यहाँ से इंट्रोड्यूस किया, इससे हम देख भी सकते हैं, इसमें जो है दूरबीन लगी होती है, हम कह सकते हैं कि इसमें जो है कि ऑप्टिक फाइबर लगा होता है। ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि कहाँ पर स्टोन है, स्टोन जहाँ जैसे आइडेंटिफाई होता है उसकी लोकेशन का है, तो उसको जो है ये लाइगेशन करके, ठीक है, एक तरह से इसको क्या करेगा, ये एक तरह से ग्रेप कर लेगा ग्रेपर। ठीक है, यानी इसको अच्छे से पकड़ लेगा ताकि इजीली वो बाहर निकल जाए, दोबारा छूटे नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक अल्ट्रासोनिक लेज़र इक्विपमेंट में आल्सो यूज फॉर द फ्रेगमेंट स्टोन। अगर स्टोन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, उसकी साइज़ को छोटे करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में जो है हाइड्रोलिक या अल्ट्रासोनिक या लेज़र इक्विपमेंट यूज़ किए जा सकते हैं। स्टेंट में भी इंसर्टेड एंड लेफ्ट इन पैलेस आफ्टर सर्जरी टू मेंटेन पेंटेंसी ऑफ यूरेटर। कई बार जो है कि स्टेंट भी डाल दिया जाता है। अब स्टेंट क्या होता है, हमने जो जितने भी कार्डियक के प्रोसीजर देखे थे उनमें स्टेंट को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कि जो एंजियोप्लास्टी की जाती है उसमें स्टेंट लगाया जाता है, यानी कि कहीं पर भी अगर पाइप को हमको सपोर्ट देना है, सीधी सी बात समझते हैं हम कि पाइप है, पाइप जो है डैमेज होने की रिस्क है, तो उस डैमेज की रिस्क करने के लिए हम आर्टिफिशियल वॉल बना रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल वॉल क्या है, स्टेंट है। तो यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी, क्योंकि हम प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो यूरेटर भी क्या एक तरह की नली है। ठीक है, एक तरह का पाइप ही तो है, तो उस पाइप की वॉल में कोई डैमेज ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेंट जो है वो लगा देते हैं और कुछ टाइम तक रखते हैं, फिर जब वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद भी उस स्टेंट को भी निकाल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ओपन सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, ओपन सर्जिकल प्रोसीजर यानी ये तो जो थे एक ज़्यादा इलेक्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर थे। यहाँ पर मेन जो है वो क्या किया जा रहा था, कहीं ना कहीं ऑप्टिक फाइबर डिवाइस यूज़ की जा रही है ताकि स्मॉल इंसिजन दे करके प्रोसीजर कर लिया जाए। बट ये पुरानी टेक्निक है ओपन सर्जिकल प्रोसीजर, अब इसको रियली यूज़ किया जाता है या नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो
यानी कि पूरा एक ओपन इंसिजन दे करके, यानी हम कह सकें कि इंसिजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उसकी साइज़ जो है वो ज़्यादा होगी, पूरा ओपन करना पड़ेगा इंसिजन दे करके, ठीक है, और उसके बाद ऑपरेट किया जाएगा। तो ये ओनली 1 to 2% स्टोन इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको निकालने के लिए जो है वो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जो है वो किए जाते हैं, या ओपन सर्जरी जो है वो की जाती है। तो कौन कौन से प्रोसीजर किए जाते हैं ओपन सर्जरी में? पहला है पाइलोलिथोटोमी, रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द किडनी पेल्विक। तो वही बात है, जहाँ पर भी स्टोन है उसको निकालना है, बट यहाँ डायरेक्ट क्या किया जाएगा कि ओपन सर्जरी की जाएगी, यानी कि इंसिजन बढ़ा दिया जाएगा, ओपन किया जाएगा, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट को किडनी तक पहुँचा जाएगा और फिर वहाँ से जो है स्टोन को रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट, नेफ्रोलिथोटोमी, इंसिजन इनटू द किडनी फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन, ठीक है। अगर किडनी में स्टोन है तो इंसिजन कहाँ दिया जाएगा? किडनी में दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेफ्रेक्टोमी, नेफ्रेक्टोमी रिमूवल ऑफ किडनी। किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है स्टोन की वजह से कि जो है उसका रिकवरी पॉसिबल नहीं है, या जो है किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उसको निकालना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में नेफ्रोटोमी यानी पूरी की पूरी किडनी जो है वो निकाल ली जाती है। अगर एक ही किडनी जो है, अगर जैसा हमको पता है कि एक किडनी भी हमारी अच्छा काम कर लेती है, ठीक है, तो अगर किसी की सिर्फ एक किडनी ख़राब हुई है तो एक किडनी उसकी निकाल ली जाती है, ठीक है। तो नेफ्रोक्टोमी का प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है 3 टाइप की यहाँ पर ओपन सर्जरी की जाती है। पहला पाइलोलिथोटोमी, सेकंड नेफ्रोलिथोटोमी और थर्ड नेफ्रेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग असिस्मेंट आता है। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कैलकुलाई के रिगार्डिंग, इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल क्या है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हुआ था उसको, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह डायरियल कंडीशन तो नहीं थी, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी तो नहीं रहती, यूटीआई तो नहीं रहता, है ना। डाइटरी क्या है उसकी, है ना, डाइटरी हिस्ट्री क्या है, वो सब, मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, कोई एलर्जी तो नहीं है, किस तरह की मेडिकेशन वो रेगुलर ले रहा है, ये सब हिस्ट्री में आएगा। दूसरा हम असेसमेंट करेंगे पेन का। तो पेन के असेसमेंट के लिए जैसा हमको पता है कि हम पेन स्केल यूज़ करते हैं, पेशेंट को खुद बोलते हैं कि आप 1 से 10 तक अपने पेन को स्कोर दीजिए, उसके हिसाब से हमको पता लगता है कि उसको पेन किस तरह का हो रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है ना, इस तरह का है। तो ये उसके स्कोर पे जो है बताएगा वो कि किस तरह का पेन उसको हो रहा है। उसके अलावा जो है साइन एंड सिम्टम, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सब भी अगर साइन एंड सिम्टम है, मतलब कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर है। उसके अलावा मॉनिटर साइन फॉर द यूटीआई, जैसे कि चिल्स, फीवर, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, एमेचूरिया, ये सब भी हम उसमें सिम्टम जो है यूरिन के अंदर देखेंगे, या यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर करवा के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व फॉर द साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सजेस्ट फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, स्मॉल अमाउंट ओलिग्यूरिया एंड यूरिया, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, रुका रहेगा कहीं ना कहीं, उसका जो है अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। डिक्रीज़ कितना हो जाएगा? 500 ml 300 ml से कम हो जाएगा तो ओलिग्यूरिया। एन यूरिया यानी कि 24 आवर में 50 ml से भी कम आ रहा है तो एन यूरिया, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम हमको असिस्ट करने हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट बाय द माइग्रेशन ऑफ स्टोन, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा एक्यूट पेन का, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्टोन की प्रेजेंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होगा और पेन होगा, ठीक है। इसका नर्सिंग गोल क्या होगा? टू रिलीव द पेन। इंटरवेंशन क्या करेंगे? इंटरवेंशन की बात करें, सबसे पहले असेसमेंट करेंगे पेन का, ठीक है। लोकेशन क्या है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि स्टोन कहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है पेशेंट को एनाल्जेसिक्स मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब की गई है वो देने की कोशिश करेंगे। उसको जो भी प्रोसीजर होने वाला है ना, जिससे कि स्टोन को उसको निकाला जा सके, उसके रिगार्डिंग उसको एजुकेशन देंगे, ठीक है। डाइवर्शनल थेरेपी जो है उनके बारे में बताएंगे। ये सारे इंटरवेंशन जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एम्पेयर्ड
urinary elimination related to blockage of urine flow by stone, impaired urinary elimination। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मल जो यूरिन पथवे है उसमें स्टोन आने की वजह से ब्लॉकेज होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो जो यूरिनरी फंक्शन क्या हो जाएगा, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पेयर्ड हो जाएगा स्टोन की वजह से। यहाँ पर गोल क्या हो जाएगा, टू मेंटेन द नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन। ठीक है, या इम्प्रूव द यूरिनरी एलिमिनेशन, ये हमारा गोल हो जाएगा। इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इंटरवेंशन के रिगार्डिंग जो है कुछ मेडिसिन पर्टिकुलर जो कि इसको डिज़ोल्व करने का काम करती है। ठीक है, जो भी है, जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो हम उसको दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए, उसके अलावा सॉल्ट कम लेने के लिए, डाइटरी जो भी चेंजेस है वो, कैथेट जो है कई बार कैथेटराइजेशन करना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन जो है वो किए जाते हैं ताकि यूरिनरी एलिमिनेशन को फिर से नॉर्मल किया जा सके। ठीक है, कंप्लीट नॉर्मल तो तभी होगा जब उसको जो प्रोसीजर है वो पर्टिकुलर प्रोसीजर करके स्टोन निकाल दिया जाएगा, बट जो है तब तक के लिए पेशेंट को हम जो ये इंटरवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन दो तरह से है, पहला तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। दूसरा जो है वो क्या हो सकता है कि जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, जैसे हमने प्रोसीजर देखा यहाँ पर कि जो है नेफ्रोस्कोप यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंसिजन दे करके, यूरेट्रोस्कोप जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो उन सब कंडीशन में क्या होगा कि अगर असेप्टिक टेक्निक नहीं रह पाएगी, कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक को नहीं यूज़ किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन की रिस्क उसकी वजह से भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर गोल क्या होगा, टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द रिस्क फॉर इन्फेक्शन। ठीक है, इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो जो है एजुकेशन दिया जाए, पेशेंट को बताया जाए, उसका एक नॉलेज इम्प्रूवमेंट किया जाए कि उसको हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना है ना, कब कब हैंड वॉश करना है। ठीक है, रिलेटिव्स को बताया जाए कि पेशेंट का हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना है, सराउंडिंग को किस तरह से क्लीन रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो है पेशेंट को इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग जो भी हेल्थ एजुकेशन है वो देनी है। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर किया जाए तो स्ट्रिक्ट स्टेलाइजेशन टेक्निक के साथ वो किए जाएँ। अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है तो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक उसको टाइम टू टाइम दिए जाएँ। ठीक है, उसके अलावा जो है हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो पेशेंट को दी जाए, बट उसमें जो है क्या ना हो, ऑक्जेलेट ना हो, कैल्शियम ना हो, ये सब ना हो, ये फ्री डाइट, बट उसमें जो एक हेल्दी डाइट होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो उसको दी जाए ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े। नेक्स्ट, risk for recurrence and complication related to complex nature of disease, low education and avoidance of precautions। तो जैसा हमने पढ़ा भी है कि ये रीअकरेंस की रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है डिज़ीज़ की, है ना, तो वो रिस्क रह सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, उसको डाइट बनाकर दिया जाए, डाइट चार्ट बनाकर दिया जाए कि आपको क्या जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं लेना है, किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करने हैं। ठीक है, आप जो पैलेस में अगर जाते हैं वहाँ क्या आपको जो है याद रखना है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना है, एक्सेसिव अगर हीट है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, उन सब से अवॉइड करना है, रेगुलर चेकअप करने हैं। ठीक है, तो ये सारे की सारी जो है रिस्क ऑफ रिकरेंस और कॉम्प्लिकेशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए सारे इंटरवेंशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है नर्सिंग मैनेजमेंट का बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस। सर्जिकल इंटरवेंशन अगर किसी को हुआ है तो उसको स्पेशली ज़्यादा फोकस, ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन उसको देना ज़रूरी है। इनकरेज फ्लूइड टू एसिलेटेड पासिंग ऑफ स्टोन पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी प्रोसीजर किया, ठीक है, जैसे लिथोट्रिप्सी की और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में जो है डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो डिवाइडेशन तो कर दिया, बट मेन जो है उसके बाद वो जो क्रिस्टल है, एक स्टोन क्रिस्टल में टूटा है ना, स्मॉल पार्टिकल में, मिनट पार्टिकल में टूटा है, तो बाहर भी निकलना चाहिए, तभी उसका जो है एडवांटेज है, पूरा उसका जो भी फ़ायदा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है इनटेक करवाना है फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है फ्लूइड इनटेक करवाना है, और इस तरह के जो है ड्रग्स उसको दी जाती है ताकि यूरिनेशन भी उसको अच्छा
ज़्यादा यूरिनेशन हो, ताकि यूरिनेशन के साथ ही जो है जो भी क्रिस्टल पार्टिकल है वो बाहर निकल जाए। ठीक है। टीच अबाउट द एनाल्जेसिक डेजिस्टिल में बी नेसेसरी फॉर द क्लोकीपेन। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि पेशेंट को समझाना है कोई सी भी एनाल्जेसिक्स नहीं खानी है। ठीक है, क्योंकि कुछ एनाल्जेसिक्स की वजह से भी जो है क्या हो सकता है, स्टोन फिर से डेवलप्ड होने की रिस्क होती है। तो जो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वही लेनी है ना। एस्प्रिन को जो है वो कई बार इसमें अवॉइड करना होता है। स्प्रिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है रिस्क रहती है स्टोन को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसी सारी जो एनालिसिक्स हैं वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन वाली ही लें, दूसरी ना लें। नेक्स्ट हम बात करें कि वॉन द सम ब्लड में अपीयर इन द यूरिन फॉर द सेवरल वीक, यानी कई बार प्रोसीजर के बाद जो है कुछ इंजरी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट अगर डाला जा रहा है तो उसकी वजह से तो जो है वो अगर कोई इंजरी हुई है या प्रोसीजर करते वक्त कुछ टिश्यू डैमेज हुए हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो है एक दो दिन तक जो है थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। तो उसके लिए बता देना है पेशेंट को, है ना, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में, ताकि वो ज़्यादा घबराए नहीं। अगर ज़्यादा कंटिन्यू रहता है, बहुत ज़्यादा ब्लड ही है, यूरिन नहीं है बिल्कुल भी, तो वो कंडीशन सीवियर है, उसके लिए तुरंत रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। बट अगर बहुत हल्का यूरिन है, यूरिन के साथ बहुत हल्का ब्लड है, तो वो इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में उसको समझाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है टीच पेशेंट टू स्टे यूरिन थ्रो ए कॉफ़ी फिल्टर एंड स्टोन स्टेनर एंड टू सेव द स्टोन फॉर एनालिसिस। तो कई बार जो है वो स्टोन को निकाल कर पेशेंट को दे दिया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो है उसको एनालिसिस के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है। या फिर जो है पेशेंट को सारी की सारी चीज़ें समझाई जाती है कि किस तरह से जो है स्टोन आपको डेवलप्ड हो सकता है, क्या चीज़ें आपने की जिसकी वजह से स्टोन डेवलप्ड हो, आगे ना हो। तो ये सारे के सारे प्रिकॉशंस उसको अच्छे से समझाए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर ये कंडीशन का प्रॉपर मैनेजमेंट ना किया जाए। ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द रिमेनिंग स्टोन फ्रेगमेंटेशन, अगर जितने भी हैं स्टोन के फ्रेगमेंटेशन उनको नहीं निकाला जाए, दोबारा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो है ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन जो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से फिर उसमें बैक्टीरिया डेवलप्ड होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं। रीनल फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑब्स्ट्रक्शन रहे। ठीक है। और पेरीरीनल हेमाटोमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। ट्रॉमा हो सकता है शॉकवेव इंजरी से, लेज़र ट्रीटमेंट से। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो रिलेटेड हैं रीनल स्टोन से, या हम बात करें नेफ्रोलिथियासिस से, यूरोलिथियासिस से। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको जो है समझ में आया होगा, है ना। और जो है कुछ सर्जरी के अगर आप डाउट हो तो आप जो एक और वीडियो है साथ में उसको पूरा देख लीजिए, आपके डाउट जो हैं मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आप बिल्कुल फ्री हैं, जो बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो जो है कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं हमको जो है एक मोटिवेशनल जो मिलता है वो बच्चों के रिस्पॉन्स से ही मिलता है। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है बिल्कुल आप फ्री हैं, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं ये हमने सब डिस्कस की हैं, तो इनका जो नर्सिंग गोल और इंटरवेंशन है वो आपको असाइनमेंट है, वो आपको लिखने हैं। क्योंकि अब आपको इतनी समझ बन चुकी होगी कि एक नर्सिंग पर्सन होने की वजह से, नर्सिंग स्टूडेंट हैं आप, तो एक क्या हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डायग्नोसिस क्या होती है। ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्या हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक है। ओके, थैंक यू।